मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को मॉर्गन जिसका नाम था उसको उसके बेडरूम में सोते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पूरे बेडरूम में पानी भर चुका था और वो पानी उसके पूरी बॉडी को चीरते हुए बाहर आ रहा था। मगर असल में ये उस मॉर्गन का ख्वाब था। असल में मॉर्गन कुछ अरसे पहले अपने पुराने घर के पिछले स्विमिंग पूल में गिरकर डूब गया था। उसको लगा था कि अब वो बच नहीं पाएगा, मगर अचानक उसके ग्रैंडफादर ने उसको स्विमिंग पूल से बाहर खींचकर उसकी जान बचाई। अब उसी वक्त से ये पानी वाले नाइटमेयर्स उसको हमेशा से आते हैं। मॉर्गन काफी इनोसेंट और हमेशा खामोश रहने वाला बच्चा है जिसके कोई दोस्त नहीं। वो जब भी दोस्त बनाने के लिए आगे बढ़ता है तो बाकी सारे बच्चे उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं। अब वो अपने नए घर के लॉन में बैठा होता है जहाँ के सामने वाले घर में 3 बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। मॉर्गन काफी हिम्मत करके उनके पास जाता है, उनसे कहता है कि क्या मैं भी आप लोगों के साथ खेल सकता हूँ, लेकिन इस पर वो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे बदतमीजी करने लगते हैं, जिससे मॉर्गन को काफी ज्यादा हर्ट होता है। और पीछे खड़े उसके ग्रैंडफादर भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। रात में जब मॉर्गन डिनर कर रहा होता है तो उसके पेरेंट्स उसको इस बार गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप के लिए भेजना चाह रहे थे, लेकिन मॉर्गन जानता था कि वहाँ पे भी जाकर उसका मजाक ही उड़ाया जाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ जाने पर इनकार कर देता है। उसके ग्रैंडफादर उसको समझाते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ से काफी सारे दोस्त बनाकर लौटोगे। बातों ही बातों में ग्रैंडफादर मॉर्गन को अपना स्विस नाइफ देते हैं जो कि उनको उनके फादर ने दिया था। साथ ही वो मॉर्गन को काफी हौसला देते हैं, जिससे मॉर्गन भी काफी खुश हो जाता है। जैसे ही ग्रैंडफादर डाइनिंग टेबल से उठते हैं उनके हार्ट में एकदम पेन स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले कि किसी को समझ आती, हार्ट अटैक होने की वजह से वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। ग्रैंडफादर के जाने से मॉर्गन बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि ग्रैंडफादर ही मॉर्गन की आखिरी सपोर्ट थे। अब उनके जाने के बाद मॉर्गन बिल्कुल अकेला हो चुका था। मॉर्गन के पास अपने ग्रैंडफादर की बस एक ही निशानी थी और वो था स्विस नाइफ। मॉर्गन बहुत ही बड़े सदमे से गुजरा था, इसलिए उसके पेरेंट्स चाहते थे कि अब वो समर कैंप में जरूर जाए, क्योंकि हो सकता है कि बाकी बच्चों की वजह से उसका दिल बहल जाए। उधर समर कैंप में बच्चे आना स्टार्ट हो गए थे। मॉर्गन के पेरेंट्स भी मॉर्गन को वहाँ पर छोड़ जाते हैं, मगर मॉर्गन बाकी बच्चों की तरह एक्साइटेड नहीं होता। वो अंदर से काफी डरा हुआ था, क्योंकि वो जिसके साथ अपना कैंप शेयर करने वाला था उसका नाम था सीजे, और वो बिल्कुल भी मॉर्गन को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था और वो बाकी तमाम बच्चों को भी बुली कर रहा था। मॉर्गन पहले से सीजे को जानता था, क्योंकि वो उसके डैड के कोवर्कर का बेटा था। मॉर्गन की मदर मॉर्गन को जो कैंप की ऑर्गेनाइजर थी जिसका नाम था रेचल, उसके पास लेके जाती है। वो मॉर्गन की रजिस्ट्रेशन करती है, क्योंकि मॉर्गन वहाँ पर पहली दफा गया था। रेचल उनको बताती है कि मॉर्गन का कमरा पहले से ही बुक हो चुका है। मॉर्गन की मदर उसको काफी समझाती है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त बनाए और सबके साथ घुल मिल कर रहे। इसके बाद उसको ढेर सारा प्यार करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। रेचल मॉर्गन को उसके कमरे में लेके जाती है, जहाँ पर सीजे नाम का एक लड़का होता है। मॉर्गन सीजे को हाई करता है, मगर वो उसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा था। तभी वहाँ पर फ्रैंकलिन आता है, जो कि तमाम बच्चों को लेक के पास 10 मिनट में जमा होने को बोलता है। सभी बच्चे लेक के पास जमा हो जाते हैं। मॉर्गन के पास एक लड़की आती है जिसका नाम था पिलर। वो मॉर्गन को हेलो हाई करते हुए अपना नाम बताती है। तभी वहीं मॉर्गन एक डर्क नामी लड़के से भी मिलता है, जो कि अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। तभी वहाँ पर एवरी और फ्रैंकलिन आते हैं, जो कि उसको मना करते हैं कि इस कैंप में इस तरह की कोई डिवाइस या फिर म्यूजिक सुनना अलाउ नहीं। अब कॉलिन सभी बच्चों को वहाँ के रूल्स बताता है। इस समर कैंप में आगे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज आने वाली थी, जिसकी वजह से वो सबसे पहले इनसे स्विमिंग टेस्ट लेते हैं। मॉर्गन जो कि पानी से बहुत ज्यादा डरता है, वो साफ मना कर देता है, जिस पर वहाँ की ऑर्गेनाइजर रिचल मॉर्गन से कहती है कि तुम्हें इस स्विमिंग टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, वरना तुम बाद में बाकी बच्चों को एंजॉय करता देख काफी पछताओगे। लेकिन मॉर्गन अपनी इस बात से काफी श्योर था। सीजे मॉर्गन के इस पानी वाले डर की बात सुनकर उसका काफी मजाक उड़ाता है। सीजे जानबूझकर मॉर्गन की टांगों में अपना पैर अटका कर उसको नीचे गिरा देता है। इससे बाकी सब बच्चे भी उसके इर्द गिर्द जमा होकर उस पर हंसने लगते हैं। मॉर्गन इससे काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि अब तो उसके ग्रैंडफादर भी उसको उठाने के लिए नहीं आने वाले थे। सभी बच्चों का उसका यूं मजाक उड़ाना उसका काफी कॉन्फिडेंट लूज कर देता है। सीजे की इस हरकत पर कॉलिंस उसको ऑफिस ले जाकर काफी डांटता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। रात में ये सभी बच्चे बोन फायर के पास बैठकर अपनी हॉट कॉफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डर्क और उसके कुछ दोस्त आकर मॉर्गन के साथ घुल मिलकर बातें करने लगते हैं। वो भी डर्क की तरह काफी फ्रेंडली थे। तभी रेचल उनको एक डॉक्टर की हॉरर स्टोरी सुनाने लगती है। उनको बताती है कि इस कैंप से पहले यहाँ पर काफी सारे कैबिन्स हुआ करते थे, जहाँ पर वो डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहा करता था। दिन में तो वो एक नॉर्मल दिखने वाला डॉक्टर था, जो कि सर्जरीज करके इंसानों की जान बचाता था, लेकिन रात को वो अपने कैबिनेट के बेसमेंट के अंदर कहीं सारी सर्जरीज करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया करता था। वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट करके उनको मॉन्स्टर्स में तब्दील कर देता था। वो किसी एक इंसान की बॉडी पार्ट्स को काट कर किसी दूसरे इंसान की बॉडी पर लगा देता था, जैसे किसी एक इंसान का हाथ काट कर दूसरे इंसान की बॉडी पर लगा देना और किसी दूसरे इंसान की टांग को काट कर किसी और बॉडी के साथ अटैच कर देना। मगर एक दिन उसकी बीवी पर ये तमाम राज खुल गए। वो अपने बच्चों को लेकर उस डॉक्टर से दूर जाना चाहती थी, मगर उस बेरहम डॉक्टर ने अपनी ही फैमिली को इस तरह से एक साथ सिल दिया ताकि वो कभी उसको छोड़कर अलग ना हो सके। रेचल उनको बताती है कि सभी वाक़ये के बाद उन कैबिनेट्स को खत्म करके यहाँ पर कैंप बना दिए गए, लेकिन आज भी वो डॉक्टर रात को अपनी फैमिली की तलाश में इस जंगल में आता है। ये स्टोरी सुन सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो अपने अपने कैंप्स में जाने लगते हैं और पिलार को गुड नाइट कहते हुए वो अपने रूम में चला जाता है। रात में जब सोने से पहले मॉर्गन बाथरूम में जाता है। जब वो वॉशरूम कर रहा होता है तो वहाँ पर उसको बाथरूम में पानी भरता हुआ दिखाई देता है। ये देख वो काफी ज्यादा डर जाता है और बाथरूम से बाहर भागने लगता है। बाथरूम के बाहर निकलने पर वो उसी डॉक्टर को देखता है, जिसको देख वो काफी ज्यादा डर गया था। अब मॉर्गन भागकर रेचल के पास जाता है और डॉक्टर वाली बात उसको बताता है, जिस पर रेचल उसको समझाते हुए कहती है कि वो बस एक कहानी थी, इस तरह का कोई भी डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पर बाकी मौजूद लोग भी उसको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद ये तुमने बुरा सपना देखा होगा। ये देख मॉर्गन को थोड़ी तसल्ली मिलती है, वो भी सोने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं रात में सभी बच्चे बाहर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मॉर्गन कमरे से बाहर नहीं जाता और अपने ही रूम में बेड पर लेटा रहता है। मॉर्गन को बाहर ना पाकर फ्रैंकलिन उससे उसका हाल चाल पूछने के लिए कमरे में आता है। आज नहीं तो कल जरूर उसको अपनी गलती का एहसास होगा, वो तुम्हारी अच्छाई को देखेगा और शायद वो तुम्हारा अच्छा दोस्त भी बन जाए। फ्रैंकलिन मॉर्गन को मोटिवेट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मॉर्गन पिलार और डर्क को सीजे के बिहेवियर के बारे में बताता है। वो दोनों मॉर्गन से कह रहे होते हैं कि तुम्हें सीजे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो शुरू से ही बदतमीज है। अब ये बातें सीजे पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है। सीजे मॉर्गन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। ये कहकर सीजे मॉर्गन को अपने साथ लेक के पास ले जाता है। मॉर्गन को भी ऐसा लगता है कि वाकई ही सीजे को अपनी गलती का एहसास हो गया है, मगर इतनी ही देर में सीजे मॉर्गन को उस लेक में धक्का दे देता है। मॉर्गन जो कि हमेशा पानी से डरा करता था और आज उसका वो नाइटमेयर सच हो गया था। इस बार उसको बचाने के लिए उसके ग्रैंडफादर भी नहीं थे। मॉर्गन खुद को बचाने के लिए काफी ज्यादा हाथ पैर मारता है, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हो जाता है। इसी शोर के चलते तमाम काउंसलर भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। फिर मॉर्गन को भी लेक से बाहर निकालता है। मॉर्गन की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि अगर थोड़ा सा भी वक्त वो लेट हो जाते तो मॉर्गन की जान भी जा सकती थी। अब रात को मॉर्गन इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुका था। कॉलिंस मॉर्गन को तसल्ली देते हुए कहता है कि वो सीजे को ठीक करके ही रहेंगे। इस बिहेवियर के बाद वो उसको यहाँ से वापस भेज रहे हैं ताकि वो दोबारा कभी कैंप में ना आ सके। वो मॉर्गन को हॉट चॉकलेट कॉफी देता है ताकि वो पी कर आराम से सो जाए। पर आज रात को फिर से मॉर्गन को वो ही पानी वाले नाइटमेयर्स आने लगते हैं। डर के मारे उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सीजे भी कमरे में नहीं था। रूम के बाहर जाने में उसको सामने वाले कैबिनेट की खिड़की से कुछ लाइट नजर आई। वो उस कैबिनेट में जाकर चेक करने का फैसला करता है। अब मॉर्गन उस कैबिनेट में जाता है, जाकर देखता है कि सामने वो डॉक्टर खड़ा होता है और उस डॉक्टर के सामने स्ट्रेचर पर सीजे लेटा होता है, जो कि अब मर चुका था और डॉक्टर उसकी बॉडी के सारे अज़ा काट रहा था। साथ ही मॉर्गन को स्ट्रेचर पर एक और लड़की मरे हुए मिलती है और उसकी बॉडी का भी कुछ ऐसा ही हशर था। डॉक्टर की भी नजर मॉर्गन पे पड़ जाती है, इसलिए वो अब सीजे को छोड़ के मॉर्गन के पीछे पड़ गया था। वो डॉक्टर मॉर्गन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्गन के पास अपने ग्रैंडफादर का दिया हुआ स्विस नाइफ था, जो कि वो डॉक्टर के पांव पर मार देता है। खुद को वहाँ से बचाकर भागता है। मॉर्गन किसी तरह खुद की जान बचाते हुए उस बेसमेंट से बाहर निकलता है। वो भागते हुए फिर से डर्क और उसके दोस्तों के कमरे में आ पहुंचा था। मॉर्गन डर्क को सारी बात बताता है, मगर इस बार भी वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते। मॉर्गन उनको यकीन दिलाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि एकदम से दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा था डॉक्टर। डॉक्टर एक एक करके उस कमरे में मौजूद सभी बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। शोर सुनकर काजवार की भी आंख खुल गई थी। वो वॉकी टॉकी की मदद से बाकी सभी काउंसलर्स को भी ये सारी बात बताता है। रेचल सभी बच्चों को अपने कैबिनेट में आने को बोलती है। मॉर्गन, डर्क और उनके एक और दोस्त किसी दूसरे कैबिनेट में जा छुपते हैं, क्योंकि उनको अपने साथ पिलार को भी बचाना था। तभी उस कैबिनेट में वो डॉक्टर आ जाता है और वो सैम को अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है। मॉर्गन और डर्क बड़ी मुश्किल से उस डॉक्टर से सैम को छुड़वाते हैं। अब वो पिलार के कैबिनेट के बाहर आते हैं, उसको सारी बात बताते हैं। पिलार और उसके साथियों को साथ लेकर ये वहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर के रास्ते में भी फ्रैंकलिन आता है, जो कि उसको रोकने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर
डॉक्टर फ्रैंकलिन का भी गला दबाकर उसको नीचे गिरा देता है। मॉर्गन और उसके दोस्त रेचल के कैबिनेट में जाने के बजाय बोर्ड रूम में चले जाते हैं, क्योंकि मॉर्गन का कहना था कि अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। बोर्ड रूम में वो अपना दिमाग लगाते हुए ये सोचते हैं कि उनके पास अब सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। एक तो यही कि वो वापस रेचल के कैबिनेट में चले जाएं जहाँ पर बाकी बच्चे भी मौजूद हैं, या तो वो बोर्ड की मदद से लेक के उस पार चले जाएं। पर वो ऐसा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मॉर्गन को तो पानी से डर लगता था। ये आपस में यहाँ से बाहर निकलने के आइडियाज दे ही रहे होते हैं कि ऊपर से काजवार आ जाता है। दरवाजे की आवाज सुनकर ये सभी बच्चे पीछे छुप जाते हैं, पर इनमें सैम, जो कि काजवार के साथ रेचल के कैबिनेट में जाने के लिए तैयार हो गया था, वो बाहर निकलता है। काजवार उसको अपने साथ लेकर जा ही रहा था, ऊपर से वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। यहाँ पर हैरानकुन बात ये थी कि काजवार सैम को डॉक्टर के हवाले कर देता है, जिसका ये मतलब था कि काजवार भी उस डॉक्टर के साथ मिला हुआ था। और मॉर्गन की बात भी यहाँ पर सच हो गई थी कि अब हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर वहाँ से सैम को अपने साथ ले जाता है। काजवार बाकी बच्चों पर अटैक करने ही वाला था कि बच्चे मिलकर उस बोर्ड को काजवार के ऊपर गिरा देते हैं। सभी बच्चे वहाँ से भाग निकलते हैं, मगर कैरोलीन, जो कि अब तक टेबल के अंदर छुपी थी, वो वहाँ से सबके जाने के बाद टेबल से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। वो बिल्कुल अकेली थी। जंगल में भागते हुए उसके पाँव में एक नुकीली टहनी फंस जाती है, जिससे वो काफी तकलीफ में थी, मगर बड़ी मुश्किल से उसको अपने पाँव से निकालते हुए वो रोड की तरफ भागती है। और ये उसकी लक थी कि सामने से एक पुलिस कार आ रही थी। वो ये सारा माजरा उस पुलिस वाले को बताती है। वो पुलिस ऑफिसर उसको अपनी कार में बिठा के कैंप की तरफ निकलती है। दूसरी तरफ रिचल सभी बच्चों को तसल्ली दे रही होती है कि हम सब यहाँ पर सेफ हैं, आप सबको डरने की जरूरत नहीं। इतने में ही वो डॉक्टर ऊपर से आ जाता है और वो बारी बारी उन सब बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश कर देता है। पिलर, डर्क और मॉर्गन को भी हम अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हुए देखते हैं। उनके सामने अचानक से फ्रैंकलिन आ जाता है। मॉर्गन, पिलर और डर्क वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं कि उनको रास्ते में काफी सारे बच्चों की बॉडीज मिलती हैं। ये देख वो समझ आते हैं कि सभी मैनेजमेंट वाले आपस में मिले हुए हैं। इधर मॉर्गन को फ्रैंकलिन मिलता है, जो कि उनको कॉलिन के रूम का सिक्योरिटी कोड बताता है और वहाँ पर जाकर छुप जाने को कहता है। कॉलिन के रूम में उनको एक टेलीफोन मिलता है, जिससे मॉर्गन पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो फोन लग नहीं रहा था। अब हम सभी काउंसलर्स को एक जगह पर इकट्ठा देखते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर भी आता है। वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि इनका साथी एवरी था। ऐसा करने के पीछे इनका क्या मकसद था, ये हमें मूवी के आगे जाकर पता चलेगा। फ्रैंकलिन उनको बताता है कि बाकी के बच्चे कॉलिन के रूम में हैं। काजवार उन बच्चों को लेने के लिए जाता है, उनमें से डर्क, पिलार और मॉर्गन को पीछे छुपा कर और खुद काजवार को मजा चखाने का सोचता है। काजवार जैसे ही कमरे के बाहर आता है, डर्क उस पर हमला करके उसको घायल कर देता है। इसी के चलते उसकी नाक भी टूट जाती है। डर्क काजवार को खुद ही सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि काजवार ने उसका नाम बिगाड़ा था। अब वहाँ पर रेचल भी आ जाती है, जो कि डर्क को भी बेहोश कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस वाली उस लड़की को भी लेकर आ जाती है और उसको रेचल के हवाले कर देती है, जिसका मतलब था कि वो पुलिस वाली भी उनके साथ मिली हुई थी। तमाम बच्चों में सिर्फ पिलार और मॉर्गन ही बचे थे, जो कि एक स्टोर रूम में छुपे हुए होते हैं। वहाँ पर उनको एक सीजे की फाइल दिखाई देती है, जिसमें साफ लिखा था कि सीजे की मौत हो चुकी है। अब वो बाकी फाइल्स को भी चेक करना शुरू करते हैं। वहीं पर मॉर्गन को अपने नाम की भी फाइल मिलती है। वो फाइल देख के मॉर्गन काफी हैरान हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उस फाइल के अंदर ये था कि मॉर्गन की भी पानी के अंदर डूबकर मौत हो चुकी है।